अध्याय 26 ग्रीन गॉट। उनकी योजनाएं बन चुकी थीं, उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सबसे छोटे बेडरूम में मेटल पीस पर कांच की एक छोटी शीशी रखी थी। उसमें एक लंबा रूखा काला बाल रखा था, जिसे हरमाइनी ने उस स्वेटर से निकाला था जो वह मैलफॉय महल में पहने थी। और तुम उसकी असली छड़ी का इस्तेमाल करोगी? हैरी ने अखरोट की लकड़ी की छड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम बहुत असली लगोगी। छड़ी उठाते समय हरमाइनी डरी डरी दिख रही थी, जैसे यह उसे काट लेगी। मैं इस छड़ी से नफरत करती हूँ, वह धीमी आवाज में बोली। मैं इससे सचमुच नफरत करती हूँ। ये बिल्कुल गलत महसूस होती है। यह मेरे लिए ठीक से काम नहीं करती है। यह कुछ हद तक उसकी तरह है। हैरी को बरबस याद आ गया कि जब उसने ब्लैकथॉर्न छड़ी के बारे में कहा था कि ये सही से काम नहीं करती है, तो हरमाइनी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। उसने जोर देकर कहा था कि वह अभ्यास करता रहे, क्योंकि ये हैरी का वहम था कि ये छड़ी उसकी पुरानी छड़ी जितनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही है। बहरहाल हैरी ने हरमाइनी को उसी की सलाह वापस न लौटाने का फैसला किया। ग्रीनगॉट पर हमला करने से ठीक पहले वाली शाम को उसे दुश्मन बनाना ठीक नहीं था। शायद इससे तुम्हें उसकी भूमिका निभाने में मदद मिलेगी, रॉन ने कहा। सोचो तो सही, इस छड़ी ने कितना कुछ किया है। यही तो मैं कह रही हूँ, हरमाइनी ने कहा। यही वही छड़ी है जिसने नेविल के मम्मी डैडी और न जाने कितने लोगों को यातना दी है। यही वह छड़ी है जिसने सीरियस की हत्या की है। हैरी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। उसने छड़ी को देखा और उसके मन में इसे तोड़ने की क्रूर इच्छा हुई। वह गरुड़द्वार की तलवार से इसके दो टुकड़े करना चाहता था, जो उसके पास दीवार से टिकी हुई थी। मुझे मेरी छड़ी की कमी खलती है, हरमाइनी ने दुखी स्वर में कहा। काश मिस्टर ओलिवेंडर मेरे लिए भी नई छड़ी बना देते। मिस्टर ओलिवेंडर ने उसी सुबह लूना के लिए नई छड़ी भेजी थी। लूना इस वक्त पीछे वाले लॉन में थी और शाम के सूरज में नई छड़ी की क्षमताओं की जांच कर रही थी। डीन, जिसकी छड़ी धरपकड़ गिरोह ने ले ली थी, थोड़ी निराशा से देख रहा था। हैरी ने हॉथॉर्न की छड़ी की तरफ देखा, जो कभी ड्रैको मैलफॉय की थी। उसे ये जानकर हैरानी हुई और खुशी भी कि उसके लिए हरमाइनी की पुरानी छड़ी जितनी ही अच्छी तरह काम कर रही थी। ओलिवेंडर ने उन्हें छड़ियों की गुप्त कार्यविधि के बारे में जो बताया था, उसे याद करके हैरी ने सोचा कि हरमाइनी की समस्या ये थी कि उसने अखरोट की छड़ी को जीता नहीं था। उसने इसे बेलाट्रिक्स से खुद नहीं छीना था। बेडरूम का दरवाजा खुला और ग्रिपहुक दाखिल हुआ। हैरी का हाथ अपने आप तलवार की मूठ पर पहुंच गया और उसने इसे अपने करीब खींच लिया, लेकिन फौरन ही वह ऐसा करने पर अफसोस करने लगा। उसने देखा कि पिशाच ने ये देख लिया था। इस उलझन भरे पल से ध्यान हटाने के लिए वह बोला, हम आखिरी मिनट की तैयारी कर रहे हैं ग्रिपहुक। हमने बिल और फ्लर को बता दिया है कि हम कल जा रहे हैं। हमने उनसे ये भी कह दिया है कि वे हमें विदा करने के लिए सुबह ना उठे। वे इस बात पर दृढ़ थे, क्योंकि जाने से पहले हरमाइनी को बेलाट्रिक्स का भेस बनाना था। बिल और फ्लर उनके भावी काम के बारे में जितना कम जाने या शक करें, उतना ही अच्छा था। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि वे वापस नहीं लौटेंगे। चूंकि पार्किंस का पुराना टेंट उस रात उनके पास से चला गया था जब धरपकड़ गिरोह ने उन्हें पकड़ा था, इसलिए बिल ने उन्हें एक और टेंट दे दिया। अब यह उसके बैग में पैक हो चुका था, जिसे हरमाइनी ने मोजे में ठूस कर धरपकड़ गिरोह से सुरक्षित रख लिया था। हैरी ये जानकर काफी प्रभावित हुआ। ये तय था कि उन्हें बिल, फ्लर, लूना और डीन की कमी खलेगी, साथ ही घर के आराम की भी, जिसका आनंद उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में लिया था। इसके बावजूद हैरी शेल कॉटेज के बंधन से आजाद होना चाहता था। वह चोरी छिपे बात करते करते और छोटे से अंधेरे बेडरूम में बंद रहते रहते उकता चुका था। सबसे बढ़कर वह ग्रिपहुक से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वे गरुड़द्वार की तलवार दिए बिना उससे कैसे और कब छुटकारा पाएंगे? इस सवाल का अब भी हैरी के पास कोई जवाब नहीं था। वे लोग ऐसा कैसे करेंगे? ये फैसला करना असंभव था, क्योंकि पिशाच हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक बार में 5 मिनट से ज्यादा समय तक शायद ही कभी अकेला छोड़ता था। रॉन गुर्राया, मेरी मम्मी को उससे सीखना चाहिए। जब पिशाच की लंबी उंगलियां दरवाजे के कोनों पर बार बार प्रकट होती रहीं, बिल की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हैरी को शक हुआ कि ग्रिपहुक संभावित धोखेबाजी के प्रति सतर्क है। हरमाइनी उसे धोखा देने के इतने खिलाफ थी कि हैरी ने उससे कोई सलाह ही नहीं मांगी कि पिशाच को धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ग्रिपहुक उन्हें बहुत कम अकेला छोड़ता था, और एक ऐसे ही दुर्लभ मौके पर रॉन ने कहा, हमें किसी तरह से उससे पिंड छुड़ाना होगा दोस्त। वह इससे अच्छी सलाह नहीं दे पाया। हैरी को उस रात ठीक से नींद नहीं आई।
वह कई घंटों तक जागता रहा और उसने सोचा कि इसी तरह वह जादू मंत्रालय में घुसपैठ करने से पहले वाली रात को जागा था। बहरहाल उस वक्त उसके मन में संकल्प, थोड़ा बहुत रोमांच था, जबकि इस वक्त तनाव और शंका के झटके लग रहे थे। वह अपने मन से ये डर नहीं निकाल पा रहा था कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वह खुद को बार बार बताता रहा कि उनकी योजना अच्छी है, कि ग्रिफुक उनकी राह में आने वाली बाधाओं को बखूबी जानता है, कि वे अपने सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। बहरहाल इसके बावजूद वह परेशानी महसूस करने लगा। एक दो बार उसे रॉन के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे यकीन था कि वह भी जाग रहा होगा, लेकिन डीन भी उनके कमरे में ही सो रहा था, इसलिए हैरी रॉन से कोई बातचीत नहीं कर पाया। 6 बजने पर उन दोनों ने राहत की सांस ली और अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकले। वे आधे अंधेरे में तैयार हुए, फिर चुपचाप बगीचे में पहुंच गए, जहां हरमाइनी और ग्रिफुक मिलने वाले थे। सुबह ठंडी थी, लेकिन हवा बहुत कम चल रही थी, क्योंकि मई का महीना था। हैरी ने ऊपर सितारों को देखा, जो अंधेरे आसमान में हल्के हल्के चमक रहे थे। उसने समुद्र की लहरों के चट्टान से टकराने और पीछे लौटने की आवाज़ सुनी। वह जानता था कि उसे इस आवाज़ की कमी खलेगी। अब डॉबी की कब्र की लाल मिट्टी में छोटी हरी कोपलें फूट रही थीं। 1 साल के भीतर ये टीला फूलों से ढक जाएगा। जिस सफ़ेद पत्थर पर घरेलू जिनका नाम लिखा था, वह अभी से पुराना दिखने लगा था। उसे अब एहसास हुआ कि डॉबी को दफनाने के लिए शायद इससे ज़्यादा सुंदर जगह नहीं मिल सकती थी, लेकिन हैरी उसे पीछे छोड़ने की बात सोचकर दुखी हो गया। कब्र को देखकर उसने एक बार फिर सोचा कि जिनको किसने बताया होगा कि उसे उन्हें बचाने कहाँ आना है। उसकी उंगलियां अनजाने में ही अपनी गर्दन में बंधे पाउच पर पहुंच गईं। वह आईने के उस टूटे हुए टुकड़े को महसूस कर सकता था, जिसमें उसने डंबलडोर की आंख देखी थी। फिर दरवाजा खुलने की आवाज़ से वह घूम गया। लॉन के पार से बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसके साथ ग्रिफुक था। चलते चलते बेलाट्रिक्स ने अपने छोटे हैंडबैग को पुराने दुशाले के भीतरी जेब में रख लिया, जिसे वे ग्रिमॉल्ड चौक से लाए थे। हालांकि हैरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये बेलाट्रिक्स नहीं, हरमाइनी थी, लेकिन फिर भी वह नफरत की कपकपी को रोक नहीं पाया। वह हैरी से लंबी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी भारी पलकों वाली आंखें हिकारत से भरी थीं जब वे हैरी पर पड़ी। फिर हैरी ने हरमाइनी को बेलाट्रिक्स की धीमी आवाज में बोलते सुना, उसका स्वाद बहुत बुरा था, गर्डी रूट से भी ज्यादा बुरा। ठीक है रॉन, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा हुलिया बदल देती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, मुझे ज्यादा लंबी दाढ़ी पसंद नहीं है। ओह भगवान के लिए सुंदर दिखने की परवाह मत करो। यह बात नहीं है, लेकिन ये रास्ते में आ जाती है। मेरी नाक थोड़ी छोटी कर देना, इसे उसी तरह कर दो जिस तरह पिछली बार किया था। हरमाइनी आह भरते हुए काम करने लगी। रॉन के अंगों का रूप बदलते समय वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। रॉन को बिल्कुल ही नकली हुलिया दिया जा रहा था और उन्हें यकीन था कि बेलाट्रिक्स की दुष्ट छवि उसे बचाने का काम कर लेगी। हैरी और ग्रिफुक अदृश्य चोगे के नीचे छिपने वाले थे। यह लो, हरमाइनी ने कहा। वह कैसा दिख रहा है हैरी? बदले हुए हुलिये के बावजूद रॉन कुछ कुछ पहचान में आ रहा था, लेकिन हैरी को लगा ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। रॉन के बाल अब लंबे और लहरदार थे। उसकी मोटी भूरी दाढ़ी मूछें थीं। उसके चेहरे पर एक भी चकत्ता नहीं था। छोटी चौड़ी नाक और भारी भौहें थीं। देखो, ये मेरी पसंद का तो नहीं है, लेकिन चलेगा, हैरी ने कहा। तो फिर चलें? उन तीनों ने मुड़कर शेल कॉटेज को देखा, जो धुंधलाते सितारों के नीचे अंधेरे में खामोश था। फिर वे मुड़े और बाउंड्री वॉल के पार जाने लगे, ताकि रहस्य रक्षक सम्मोहन के प्रभाव से दूर पहुंचकर अंतर्ध्यान हो सके। गेट के पार पहुंचने के बाद ग्रिफुक बोला, हैरी पॉटर, मुझे लगता है कि अब मुझे चढ़ जाना चाहिए। हैरी झुक गया और पिशाच उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने अपने हाथ हैरी के गले के सामने बांध लिए। वह भारी नहीं था, लेकिन हैरी को पिशाच का स्पर्श नापसंद था, जो उसे बड़ी ताकत से पकड़े था। हरमाइनी ने अपने बैग में से अदृश्य चोगा निकालकर उन दोनों पर डाल दिया। बहुत बढ़िया, उसने कहा और हैरी के पैरों को देखने के लिए झुकी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, चलो चलते हैं। हैरी ग्रिफुक को कंधे पर बिठाए हुए अपनी जगह पर घूमा और पूरी ताकत से रिश्ती कढ़ाई नामक सराय के बारे में सोचा, जहां से छूमंतर गली का रास्ता जाता था। जब वे दमघोटू अंधेरे में पहुंचे तो पिशाच ने उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ पल बाद हैरी के पैर फुटपाथ से टकराए। उसने आंखें खोलकर देखा कि वे चेयरिंग क्रॉस रोड पर थे। मगलू सुबह के चिड़चिड़े भाव लेकर तेजी से पास से गुजर रहे थे। उन्हें छोटी सराय की मौजूदगी का एहसास भी नहीं था।
रिश्ती कढ़ाई का बार लगभग पूरा खाली था। झुकी कमर और पोपले मुंह वाला टॉम इस बार का मालिक था और इस वक्त बार के काउंटर के पीछे ग्लास चमका रहा था। दो जादूगर दूर वाले कोने में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। हरमाइनी को देखते ही वे अंधेरे में छिप गए। मैडम लेस्ट्रेंज, टॉम बुदबुदाया और हरमाइनी के पास से गुजरते समय उसने अपना सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग, हरमाइनी ने जवाब दिया। जब हैरी ग्रिपहुक के साथ चोगे के नीचे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि टॉम हरमाइनी के अभिवादन पर हैरान दिख रहा था। कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा दी, हैरी हरमाइनी के कान में फुसफुसाया जब वे सराय से होते हुए पीछे वाले छोटे अहाते में पहुंचे। तुम्हें तो लोगों के साथ इस तरह बर्ताव करना चाहिए जैसे वे कीड़े मकोड़े हो। ठीक है, हरमाइनी ने बेलाट्रिक्स की छड़ी तत्काल बाहर निकाली और सामने वाली दीवार की एक ईंट ठोकी। तत्काल ईंटें हिलने और घूमने लगीं। उनके बीच में एक छेद नजर आने लगा जो चौड़ा होने लगा। आखिरकार एक तरह का मेहराबदार दरवाजा बन गया जिससे वे उस पैबंद लगी संकड़ी सड़क पर पहुंच गए जो छूमंतर गली थी। वहां बहुत शांत माहौल था। दुकानें खुलने का समय अभी हुआ ही नहीं था और खरीदार नजर नहीं आ रहे थे। घुमावदार पथरीली सड़क अब काफी बदल चुकी थी। जब हैरी हॉगवर्ट्स में अपने पहले साल के शुरू में यहाँ आया था तब यहाँ काफी भीड़ रहती थी। अब तो बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी थीं। हालांकि गुप्त कलाओं के प्रति समर्पित नई कई दुकानें खुल गई थीं। कई खिड़कियों के ऊपर चिपके पोस्टरों से हैरी का चेहरा घूर रहा था जिस पर लिखा था अवांछित क्रमांक 1। दरवाजे के पास कई फटेहाल लोग बैठे थे। वे गुजरने वालों से सोने की भीख मांग रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि वे सचमुच जादूगर हैं। एक आदमी की आंख पर खून से सनी पट्टी बंधी थी। जब वे सड़क पर आगे पहुंचे तो भिखारियों ने हरमाइनी को देखा। वे उसके सामने जैसे पिघल से गए और अपने चेहरे पर नकाब खींचकर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। हरमाइनी ने उनकी तरफ हैरानी से देखा जब तक कि खून से सनी पट्टी वाला व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके रास्ते में नहीं आ गया। मेरे बच्चे, वह उसकी तरफ उंगली उठाकर गरजा। उसकी आवाज तीखी थी और वह बेहाल लग रहा था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने उनके साथ क्या किया? तुम जानती हो। मैं सचमुच, हरमाइनी हकलाई। वह आदमी उस पर कूदा और उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। तभी एक धमाका हुआ और लाल रोशनी के विस्फोट के साथ वह पीछे की तरफ जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। रॉन की छड़ी अब भी तनी हुई थी और उसकी दाढ़ी के पीछे सदमे की झलक दिख रही थी। सड़क के दोनों तरफ खिड़कियों पर चेहरे नजर आ रहे थे। हालांकि समृद्ध दिख रहे कुछ पास से गुजरने वालों ने अपने दुशाले समेटे और धीरे धीरे वहां से चल दिए जैसे उस जगह से दूर जाने के लिए उत्सुक हो। छूमंतर गली में उनका प्रवेश इससे ज्यादा नाटकीय नहीं हो सकता था। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि इस वक्त यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए ताकि वे कोई अलग योजना सोच सके। बहरहाल इससे पहले कि वे हिल पाए या आपस में बात कर पाए उन्हें पीछे से एक चीख सुनाई दी। अरे मैडम लेस्ट्रेंज! हैरी घूमा और ग्रिपहुक ने हैरी के गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जबरीले सफेद बालों वाला एक ऊंचा दुबला जादूगर उनकी ओर डग भरता आ रहा था। उसकी लंबी नाक नुकीली थी। यह ट्रेवर्स है, पिशाच हैरी के कान में फुसफुसा कर बोला। लेकिन उस पल हैरी ये नहीं सोच पाया कि ट्रेवर्स कौन था। हरमाइनी पूरी तरह तनकर खड़ी हुई और जितनी हिकारत से बोल सकती थी बोली। और तुम क्या चाहते हो? ट्रेवर्स जहां का तहां रुक गया। जाहिर है उसे बुरा लग गया था। यह प्राणभक्षी है, ग्रिपहुक ने कहा और हैरी ने हरमाइनी के कान में जानकारी दे दी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा अभिवादन करना चाहता था, ट्रेवर्स ने ठंडेपन से कहा। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें दिक्कत हो रही हो। हैरी ने अब उसकी आवाज पहचान ली। ट्रेवर्स उन प्राणभक्षियों में से एक था जो जेनोफिलियस के मकान में आए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं ट्रेवर्स, हरमाइनी ने जल्दी से कहा और अपनी गलती ढकने की कोशिश की। तुम कैसे हो? तुम्हें इस तरह बाहर घूमते देखकर मैं हैरान हूँ बेलाट्रिक्स। सचमुच? क्यों? हरमाइनी ने पूछा। ट्रेवर्स ने खांसते हुए कहा। देखो, मैंने सुना था कि मैल्फॉय महल में रहने वालों को वहीं कैद करके रखा गया है। वहां से उसके भागने के बाद हैरी प्रार्थना करने लगा कि हरमाइनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। अगर ट्रेवर्स की बात सच थी तो बेलाट्रिक्स इस तरह सरेआम नहीं घूम सकती थी। शैतानी शहंशाह उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने अतीत में उनकी बहुत वफादारी से सेवा की है, हरमाइनी ने बेलाट्रिक्स के लच्छेदार अंदाज की शानदार नकल करते हुए कहा। ट्रेवर्स, शायद तुम्हारे मामले में उनके विचार उतने अच्छे नहीं होंगे जितने कि मेरे मामले में हैं।
हालांकि प्राणभक्षी आहत दिख रहा था, लेकिन ये सुनकर उसका शक कम हो गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसे रॉन ने अभी अभी स्तब्ध किया था। वह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था? हरमाइनी ठंडेपन से बोली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इस तरह के छड़ी विहीन लोग काफी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, ट्रेवर्स ने कहा। मुझे उनके भीख मांगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें से एक ने पिछले सप्ताह मुझसे आग्रह किया कि मैं मंत्रालय में उसके मामले की पैरवी करूं। वह कहने लगी, मैं एक जादूगरनी हूं सर, मैं एक जादूगरनी हूं, मैं आपके सामने साबित कर सकती हूँ। उसने चिचियाकर उस जादूगरनी की नकल की और फिर आगे अपनी आवाज में बोला। उसे लग रहा था जैसे मैं उसे अपनी छड़ी दे दूंगा। ट्रेवर्स ने जिज्ञासा से पूछा। वैसे तुम इस वक्त किसकी छड़ी का इस्तेमाल कर रही हो बेलाट्रिक्स? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी छड़ी। मेरी छड़ी मेरे ही पास है, हरमाइनी ने ठंडेपन से बेलाट्रिक्स की छड़ी उठाते हुए कहा। ट्रेवर्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हें यह अफवाहें कहाँ से सुनने को मिली हैं, लेकिन तुम्हें बहुत गलत जानकारी दी गई है। ये सुनकर ट्रेवर्स थोड़ा चौंक गया और रॉन की तरफ मुड़ा। तुम्हारा दोस्त कौन है? मैं पहचान नहीं पाया। ये ड्रैगोमेर डेस्पार्ड है, हरमाइनी ने कहा। उन्होंने ये फैसला किया था कि रॉन को विदेशी बनाना सबसे सुरक्षित रहेगा। वह बहुत कम अंग्रेजी बोल पाता है, लेकिन शैतानी शहंशाह के इरादों का कायल है। वह ट्रांसिल्वेनिया से हमारा नया प्रशासन देखने के लिए आया है। सचमुच? आप कैसे हैं ड्रैगोमेर? आप कैसे? रॉन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। ट्रेवर्स ने अपनी 2 उंगलियां बढ़ाईं और रॉन से इस तरह हाथ मिलाया जैसे अपने हाथ गंदे होने का डर हो। फिर ट्रेवर्स ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कौन सी चीज तुम्हें और तुम्हारे कायल दोस्त को छूमंतर गली में लाई है? मुझे ग्रीनगॉट जाना है, हरमाइनी ने कहा। ओह, मुझे भी वहीं जाना है, ट्रेवर्स बोला। सोना, गंदा सोना, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बहरहाल मुझे लंबी उंगलियों वाले दोस्तों से संबंध बनाने की जरूरत पर अफसोस अवश्य होता है। हैरी को महसूस हुआ कि ये सुनने के बाद ग्रिपहुक के हाथ उसके गले पर और ज्यादा कस गए। तो चलें, ट्रेवर्स ने हरमाइनी को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। हरमाइनी के पास उसके साथ चलने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह घुमावदार सड़क पर उस तरफ चल दी जहां ग्रीनगॉट की बर्फ सी सफेद इमारत बाकी छोटी दुकानों की तुलना में बहुत ऊंची दिख रही थी। रॉन उनके बगल में चलने लगा और हैरी तथा ग्रिपहुक पीछे पीछे चल दिए। उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि ग्रीनगॉट जाते समय एक सतर्क प्राणभक्षी उनके साथ लग जाएगा, और सबसे बुरी बात यह थी कि ट्रेवर्स बेलाट्रिक्स के भेस वाली हरमाइनी के बगल में चल रहा था, इसलिए हैरी हरमाइनी या रॉन से कोई बातचीत नहीं कर सकता था। जल्दी ही वे संगमरमर की सीढ़ियों के नीचे पहुंच गए जो कांसे के बड़े दरवाजे की ओर जाती थीं। पहले यहाँ प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पिशाच यूनिफॉर्म में खड़े रहते थे, लेकिन जैसे कि ग्रिपहुक ने उन्हें पहली चेतावनी दे दी थी, अब उनकी जगह पर 2 जादूगर खड़े थे जिनके हाथों में लंबी पतली सुनहरी छड़ें थी। वास्तविकता जांच छड़ें, ट्रेवर्स ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। कितनी बचकानी, लेकिन असरदार। उसने सीढ़ियों के ऊपर जाकर दोनों जादूगरों को देखकर सिर हिलाया जिन्होंने सुनहरी छड़ें उठाकर उसके शरीर के दोनों तरफ फेरी। हैरी जानता था कि ये छड़ें छिपे सम्मोहन और जादुई वस्तुओं को पकड़ लेती हैं। हैरी जानता था कि उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे, इसलिए ड्रैको की छड़ी बारी बारी से दोनों पहरेदारों की ओर करते हुए वह बुदबुदाया, चकरघन्नी। ट्रेवर्स का ध्यान इस तरफ नहीं गया। वह तो इस वक्त कांसे के दरवाजे के भीतर वाले हॉल की तरफ देख रहा था। मंत्र टकराने पर दोनों पहरेदार हल्के से हिले। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हरमाइनी के लंबे काले बाल उसके पीछे लहराए। 1 मिनट मैडम, पहरेदार ने अपनी छड़ी ऊपर उठाते हुए कहा। लेकिन तुमने अभी अभी तो जांच की है, हरमाइनी ने बेलाट्रिक्स की घमंडी आवाज में कहा। ट्रेवर्स ने त्योरियां चढ़ाकर देखा। पहरेदार दुविधा में नजर आने लगा। उसने पतली सुनहरी छड़ को घूरा और फिर अपने साथी को, जिसने थोड़ी चकराई आवाज में कहा, हाँ मैरियस, तुमने अभी अभी इनकी जांच की है। हरमाइनी रॉन के साथ तेजी से आगे निकल गई। हैरी और ग्रिपहुक उनके पीछे अदृश्य होकर चल रहे थे। चौखट पार करते वक्त हैरी ने पीछे मुड़कर देखा। दोनों जादूगर अपने सिर खुजा रहे थे। 2 पिशाच अंदर की चांदी के उन दरवाजों के सामने खड़े थे जिन पर वह कविता लिखी थी जो संभावित चोरों को गंभीर प्रतिशोध की चेतावनी देती थी। हैरी ने इसकी तरफ देखा और अचानक उसके मन में चाकू जितनी पैनी याद उभर आई। जिस दिन वह 11 साल का हुआ था और उसने अपनी जिंदगी का सबसे अद्भुत जन्मदिन मनाया था, उसी दिन ठीक इसी जगह पर हैग्रिड ने उसके पास खड़े होकर कहा था, इसे लूटने की कोशिश करना पागलपन होगा। उस दिन ग्रीनगॉट उसे बड़ी अलौकिक जगह लगी थी।
जादूगरों के इस बैंक में उसका ढेर सारा सोना पड़ा था, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह उसका मालिक है। उस दिन वह एक पल के लिए भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी दिन वह कोई चीज़ चुराने के लिए यहाँ आएगा। कुछ ही पलों में वे बैंक के संगमरमर के विशाल हॉल में खड़े थे। लंबे काउंटर पर पिशाच ऊंचे स्टूलों पर बैठकर शुरुआती ग्राहकों की सेवा कर रहे थे। हरमाइनी, रॉन और ट्रेवर्स एक बूढ़े पिशाच की तरफ चले गए, जो चश्मा लगाकर सोने के एक मोटे सिक्के की जांच कर रहा था। हरमाइनी रॉन को हॉल की खूबियां समझाने के बहाने से पीछे रुक गई और ट्रेवर्स को अपने आगे जाने दिया। पिशाच जिस सिक्के की जांच कर रहा था, उसे एक तरफ रखते हुए खुद से बोला, नकली है। और फिर उसने ट्रेवर्स का अभिवादन किया, जिसने एक छोटी सुनहरी चाबी दी। पिशाच ने जांच करने के बाद चाबी लौटा दी। हरमाइनी ने कदम आगे बढ़ाए। मैडम लेस्ट्रेंज, पिशाच ने स्पष्ट रूप से हैरान दिखते हुए कहा, हे भगवान, मैं आज आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी तिजोरी में जाना चाहती हूँ, हरमाइनी बोली। बूढ़ा पिशाच थोड़ा बिचक सा गया। हैरी ने चारों तरफ देखा। ना सिर्फ ट्रेवर्स रुककर देखने लगा था, बल्कि कई दूसरे पिशाच भी अपना काम छोड़कर हरमाइनी को घूरने लगे थे। आपके पास पहचान है? पिशाच ने कहा। हरमाइनी आवेश में बोली, पहचान? मुझसे मुझसे आज तक कभी किसी ने पहचान नहीं पूछी। वे जानते हैं, ग्रिफुक हैरी के कान में बुदबुदाया। उन्हें जरूर चेतावनी दे दी गई होगी कि कोई बहरूपिया आ सकता है। आपकी छड़ी से काम बन जाएगा मैडम, पिशाच ने कहा। उसने थोड़ा कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। एक भयंकर एहसास के साथ हैरी जान गया कि ग्रीनगॉट के पिशाचों को बेलाट्रिक्स की छड़ी की चोरी होने के बारे में मालूम है। तत्काल कदम उठाओ, तत्काल कदम उठाओ, ग्रिफुक हैरी के कान में फुसफुसाया। सम्मोहन श्राप। हैरी ने चोगे के नीचे से हॉथॉर्न छड़ी उठाकर बूढ़े पिशाच की तरफ तानी और जिंदगी में पहली बार फुसफुसाया, सम्मोहित हो। हैरी की बाह में एक अजीब सी सनसनी फैल गई, एक तरह की गर्मी जो उसके दिमाग से मांसपेशियों और नसों तक होते हुए छड़ी तक पहुंची। ये गर्मी उस श्राप की थी जो उसने अभी अभी दिया था। पिशाच ने बेलाट्रिक्स की छड़ी लेकर उसकी गौर से जांच की और फिर बोला, ओह, आपने नई छड़ी बनवा ली मैडम लेस्ट्रेंज? क्या? हरमाइनी ने कहा। नहीं नहीं, ये मेरी है। नई छड़ी? ट्रेवर्स ने कहा, जो दोबारा काउंटर के पास आ रहा था। अब भी चारों तरफ के पिशाच उधर ही देख रहे थे। लेकिन तुमने ये कैसे किया? तुमने किस छड़ी साज से छड़ी बनवाई? हैरी ने बिना सोचे काम कर दिया। अपनी छड़ी ट्रेवर्स की तरफ करके वह एक बार फिर बुदबुदाया, सम्मोहित हो। ओ हाँ, नई छड़ी, ट्रेवर्स ने बेलाट्रिक्स की छड़ी को देखते हुए कहा। हाँ, बहुत सुंदर। और क्या ये अच्छी तरह काम कर रही है? मुझे हमेशा लगता है कि नई छड़ियों को साधने में थोड़ा वक्त लगता है ना? हरमाइनी पूरी तरह चकराई हुई दिख रही थी, लेकिन हैरी को बहुत राहत मिली कि उसने बिना कुछ कहे इन अजीब घटनाओं को स्वीकार कर लिया। काउंटर के पीछे बैठे बूढ़े पिशाच ने ताली बजाई, जिसकी आवाज पर एक युवा पिशाच वहां आ गया। रुंझुन यंत्र लेकर आओ, उसने युवा पिशाच से कहा, जो भागता हुआ गया और पल भर में चमड़े का बैग लेकर आ गया, जिसे उसने बूढ़े पिशाच को दे दिया। खनखनाता बैग धातु के टुकड़ों से भरा लग रहा था। ठीक है, मेरे पीछे आए मैडम लेस्ट्रेंज, बूढ़े पिशाच ने कहा और अपने स्टूल से उतरकर नजरों से ओझल हो गया। मैं आपको आपकी तिजोरी तक ले चलता हूँ। वह काउंटर के सिरे पर प्रकट हुआ। उनकी तरफ आते समय वह खुशी से फुदक रहा था। चमड़े के बैग में भरा सामान अब भी खनखन कर रहा था। ट्रेवर्स अब मुंह फाड़े बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रॉन दुविधा में ट्रेवर्स को देख रहा था, जिससे सबका ध्यान इस अजीब दृश्य की ओर आकर्षित हो रहा था। ठहरो बोग्रोड, एक और पिशाच काउंटर के पास से दौड़ता हुआ आया। हमें निर्देश दिए गए हैं, उसने हरमाइनी को झुककर सलाम करते हुए कहा। माफ कीजिए मैडम लेस्ट्रेंज, लेकिन लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी के बारे में विशेष आदेश है। उसने तत्काल बोग्रोड के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, लेकिन सम्मोहन श्राप के अधीन होने के कारण बूढ़े पिशाच ने उसे दूर हटा दिया। मुझे निर्देश मालूम है। मैडम लेस्ट्रेंज अपनी तिजोरी में जाना चाहती हैं। बहुत पुराना परिवार है, पुराने ग्राहक हैं, कृपया इस तरफ आएं। हॉल से अंदर जाने के कई दरवाजे थे और वह खनखन करते बैग के साथ जल्दी से उनमें से एक की तरफ चल दिए। हैरी ने मुड़कर ट्रेवर्स की तरफ देखा, जो सपाट तथा भावहीन चेहरा लिए अब भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने फौरन फैसला कर लिया। उसने अपनी छड़ी लहराकर ट्रेवर्स को अपने करीब बुलाया, जो आज्ञाकारी कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दरवाजे को पार करके पत्थर के गलियारे में पहुंच गए, जहां मशालों की रोशनी हो रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ,
हैरी अपना अदृश्य चोगा उतारते हुए बोला। हम मुश्किल में हैं, लगता है उन्हें शक हो गया है। ग्रिपहुक उसके कंधे से नीचे कूद गया। ट्रेवर्स या बोग्रोड ने हैरी पॉटर के अचानक अपने बीच प्रकट होने पर जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। जब हरमाइनी और रॉन उनके भावहीन प्रतिक्रिया से दुविधा में नजर आए तो हैरी आगे बोला, वे सम्मोहित हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने पर्याप्त शक्तिशाली सम्मोहन किया है। उसके दिमाग में एक और याद कौन थी? ये याद असली बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की थी। जब हैरी ने पहली बार अक्षम्य श्राप देने की कोशिश की थी तो बेलाट्रिक्स ने उससे चीखते हुए कहा था, उसके लिए सच्ची इच्छा होनी चाहिए पॉटर। अब हम क्या करें? रॉन ने कहा। क्या वापस चले? इस समय तो हम वापस लौट सकते हैं। अगर हम लौट सके, हरमाइनी ने कहा और मुख्य हॉल में जाने वाले दरवाजे की तरफ देखा, जिसके पीछे जाने क्या हो रहा होगा। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि आगे चलना चाहिए, हैरी बोला। अच्छी बात है, ग्रिपहुक ने कहा। हमें गाड़ी चलाने के लिए बोग्रोड की जरूरत है। मेरे पास अब इसका अधिकार नहीं है, लेकिन जादूगर के लिए जगह नहीं होगी। हैरी ने अपनी छड़ी ट्रेवर्स की तरफ तानी। सम्मोहित हो। जादूगर मुड़ा और तेज गति से अंधेरे रास्ते पर चल दिया। तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? इसे छिपा रहा हूँ, हैरी ने कहा जब उसने अपनी छड़ी बोग्रोड की तरफ की। बोग्रोड ने फौरन सीटी बजाकर एक छोटी गाड़ी बुलाई जो अंधेरे में से निकलकर पटरियों पर धड़धड़ाती हुई आ गई। इसमें बैठते समय हैरी को पीछे मुख्य हॉल से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे ठसाठस बैठे थे और बोग्रोड, ग्रिपहुक, हैरी, रॉन तथा हरमाइनी के आगे बैठा था। एक तेज झटके के साथ गाड़ी चलने लगी और इसने रफ्तार पकड़ ली। वे ट्रेवर्स के पास से धड़धड़ाते हुए निकले जो दीवार की एक दरार में घुस रहा था। फिर गाड़ी भूल भुलैया जैसे किनारों में घूमते हुए नीचे की तरफ चलने लगी। पटरियों पर गाड़ी के खड़खड़ के कारण हैरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाल पीछे उड़ रहे थे जब वे छत से लटकते चूने के खंभों के बीच से मुड़कर और गहराई में गए। लेकिन हैरी आगे नहीं पीछे देख रहा था। हो सकता है उनका भेद खुल गया हो। उसने इस बारे में जितना सोचा उसे ये उतना ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण लगा कि वे हरमाइनी को बेलाट्रिक्स के भेष में लाए थे। यही नहीं, वे बेलाट्रिक्स की छड़ी भी लाए थे, जबकि प्राणभक्षी जानते थे कि ये चोरी हो चुकी है। ग्रीनगॉट में पहली बार आने पर हैरी जितनी गहराई में गया था, इस बार उससे भी ज्यादा गहराई में पहुंच गया। गाड़ी तेजी से एक अंधे मोड़ पर मुड़ी और उनके सामने पटरियों पर एक जल प्रपात दिखा। हैरी को ग्रिपहुक के चिल्लाने की आवाज आई, नहीं! लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं थे। वे ऊपर से गिरती पानी की धारा में से होते हुए पार निकल गए। हैरी की आंखों और मुंह में पानी भर गया। वह देख नहीं सकता था और सांस भी नहीं ले सकता था। फिर एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी लुढ़क गई और वे सभी इसमें से गिर गए। गलियारे में दीवार से टकराने के कारण गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसकी आवाज हैरी को साफ सुनाई दी। उसे हरमाइनी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। वह हल्का होकर जमीन की ओर उड़ने लगा और चट्टानी गलियारे के फर्श पर बिना दर्द के गिर गया। गद्दीदार सम्मोहन, हरमाइनी ने थूक उड़ाते हुए कहा जब रॉन ने हरमाइनी को उसके पैरों पर खड़ा किया। लेकिन हैरी ये देखकर दहशत में आ गया कि अब हरमाइनी बेलाट्रिक्स के भेष में नहीं थी। इसके बजाय वह जरूरत से ज्यादा बड़े दुशालों में बिल्कुल गीली थी और अपने असली रूप में आ गई थी। रॉन के बाल एक बार फिर लाल हो गए थे और उसकी दाढ़ी चली गई थी। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने चेहरों पर हाथ फेरे तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया। चोर का पतन, ग्रिपहुक ने खड़े होते हुए कहा और मुड़कर पटरियों पर गिरते जलपात को देखा। हैरी अब समझ गया कि ये सिर्फ पानी ही नहीं था। ये प्रपात सारे सम्मोहन, सारे जादुई छिपाओं को धो डालता है। वे जानते हैं कि ग्रीनगॉट में बहरूपीय घुस आए हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ सुरक्षात्मक इंतजाम सक्रिय कर दिए हैं। हरमाइनी टटोलकर देखने लगी कि क्या उनके पास अब भी उसका बैग है। हैरी ने भी जल्दी से अपनी जैकेट में हाथ डालकर देखा कि कहीं उसका अदृश्य चोगा तो गायब नहीं हो गया है। फिर उसने मुड़कर देखा कि बोग्रोड हैरानी में अपना सिर हिला रहा है। चोर के पतन ने सम्मोहन श्राप को भी खत्म कर दिया था। हमें उसकी जरूरत है, ग्रिपहुक ने कहा। हम ग्रीन गॉड के पिशाच के बिना तिजोरियों में नहीं घुस सकते और हमें रुंझुन यंत्र की भी जरूरत है। सम्मोहित हो, हैरी ने एक बार फिर कहा। उसकी आवाज पत्थर के गलियारे में गूंजी जब उसने दिमाग से छड़ी तक प्रभावित होते नियंत्रण का एहसास दोबारा महसूस किया। बोग्रोड एक बार फिर उसकी इच्छा के अनुरूप काम करने लगा। उसके चेहरे का हैरानी का भाव विनम्र उदासीनता में बदल गया। रॉन धातु के औजारों के थैले को उठाने के लिए लपका। हैरी, मुझे लगता है कि लोगों के आने की आवाजें आ रही हैं, हरमाइनी बोली और बेलाट्रिक्स की छड़ी जल प्रपात की तरफ तान कर चिल्लाई। रक्षा कवच,
कवच सम्मोहन उड़ता हुआ गया और जादुई पानी के प्रभाव को तोड़ते हुए निकल गया। अच्छा सोचा, हैरी ने कहा। आगे चलकर रास्ता बताओ ग्रिपहुक। हम बाहर कैसे निकलेंगे? रॉन ने पूछा। जब वे पिशाच के पीछे अंधेरे में तेजी से चले, बोग्रोड किसी वफादार कुत्ते की तरह उनके साथ हाँफता हुआ चल रहा था। हम इस बारे में वक्त आने पर चिंता कर लेंगे, हैरी ने कहा। वह सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे पास में किसी चीज के हिलने और टकराने की आवाज आ रही थी। ग्रिपहुक, और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है हैरी पॉटर, ज्यादा दूर नहीं है। एक मोड़ मुड़ते ही उन्हें वह चीज दिख गई जिसके लिए हैरी तैयार था, लेकिन इसके बावजूद वे सभी रुक गए। उनके सामने एक दैत्याकार ड्रैगन जमीन से बंधा हुआ था। वह वहां की 4-5 सबसे गहरी तिजोरियों का रास्ता रोके था। जमीन के नीचे लंबे समय तक रहने के कारण उसकी चमड़ी पीली और पपड़ीदार हो गई थी। उसकी आंखें दूधिया गुलाबी थीं। दोनों पिछले पैर भारी जंजीरों से चट्टानी फर्श पर गहरे गड़े विशाल खूंटों से बंधे थे। उसके विशाल नुकीले पंख इसके शरीर के करीब थे। अगर वह अपने पंख फैलाता तो पूरा कमरा भर जाता। उनकी तरफ अपना बदसूरत सिर उठाकर ड्रैगन गरजा, जिससे चट्टान कांपने लगी। उसने अपना मुंह खोलकर आग उगली, जिससे वे सभी गलियारे में पीछे भागने लगे। यह थोड़ा अंधा है, ग्रिपहुक ने हाँफते हुए कहा, लेकिन इस कारण ज्यादा दुष्ट है। बहरहाल हमारे पास इसे काबू में करने का उपाय है। इसे पता है कि रुंझुन यंत्र की आवाज सुनने पर इसे क्या करना चाहिए। बैग मुझे दो। रॉन ने बैग ग्रिपहुक को दे दिया और पिशाच ने उसमें से धातु के कुछ छोटे औजार बाहर निकाले। उन औजारों को हिलाने पर ऐसी तेज आवाज हुई जैसे लोहे के किसी बड़ी चीज पर छोटे हथौड़े मारे जा रहे हों। ग्रिपहुक ने उन्हें आगे बढ़ाया। बोग्रोड ने औजारों को विनम्रता से ले लिया। तुम जानते हो कि क्या करना है, ग्रिपहुक ने हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहा। इस आवाज को सुनते ही वह यातना की उम्मीद करेगा और पीछे हट जाएगा। उसी समय बोग्रोड को अपनी हथेली तिजोरी के दरवाजे पर रखनी होगी। वे रुंझुन यंत्र हिलाते हुए दोबारा मुड़े। चट्टानी दीवारों में ये शोर कई गुना बढ़कर गूंजा, जिससे हैरी की खोपड़ी कांपने लगी। ड्रैगन भर्राए अंदाज में गरजा और फौरन पीछे हट गया। वह कांप रहा था। ज्यादा करीब जाने पर हैरी ने देखा कि ड्रैगन के चेहरे पर कई बुरे घाव थे। उसने अंदाजा लगा लिया कि रुंझुन यंत्र की आवाज पर ड्रैगन को गर्म तलवारों से दागा जाता होगा, इसलिए वह उस आवाज से डरता था। बोग्रोड से दरवाजे पर हथेली रखवाओ, ग्रिपहुक ने हैरी से आग्रह किया, जिसने अपनी छड़ी एक बार फिर बोग्रोड की तरफ की। बूढ़े पिशाच ने आदेश मानते हुए अपनी हथेली लकड़ी पर रख दी। तिजोरी का दरवाजा पिघल गया और सामने एक गुफा जैसी जगह दिखने लगी। अंदर बहुत सारा सामान ठसाठस भरा था। फर्श से छत तक सोने के सिक्के, प्याले, चांदी के रक्षा कवच, विचित्र प्राणियों की खालें, जिनमें से कुछ के लंबे कांटे थे, कुछ के झुके हुए पंख थे। रत्न जड़ित पात्रों में काढ़े और मुकुट पहने खोपड़ी रखी थी। जब वे सभी तिजोरी के अंदर घुस गए तो हैरी बोला, खोजो जल्दी। उसने रॉन और हरमाइनी को मेहनत कश के कप का वर्णन बता दिया था, लेकिन अगर इस तिजोरी में कोई अनजाना हॉर्क्रक्स हुआ तो उसे नहीं मालूम था कि वह कैसा दिखता होगा। बहरहाल उसे चारों तरफ नजरें दौड़ाने का समय ही नहीं मिला। पीछे से एक दबी हुई आवाज आई। दरवाजा दोबारा प्रकट हो गया था और वे तिजोरी के भीतर बंद हो गए थे। वे घुप अंधेरे में खड़े थे। रॉन हैरानी से चिल्लाया, लेकिन ग्रिपहुक बोला, कोई बात नहीं, बोग्रोड हमें बाहर निकाल देगा। क्या तुम लोग अपनी छड़ियों से रोशनी नहीं कर सकते? जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्रकाशित भव। हैरी ने अपनी छड़ी की नोक पर रोशनी करके तिजोरी में चारों तरफ देखा। उसे चमकते रत्न दिखे। उसे गरुड़द्वार की नकली तलवार जंजीरों के बीच एक ऊंची अलमारी पर रखी दिखी। रॉन और हरमाइनी ने भी अपनी छड़ियां रोशन कर ली थीं। अब वे अपने आसपास की चीजों के ढेरों को देख रहे थे। हैरी, क्या यह हो? ओह! हरमाइनी दर्द से चिल्लाई और हैरी ने समय रहते अपनी छड़ी उसकी ओर घुमाई। रत्नों वाला एक प्याला हरमाइनी की पकड़ से छूट गया था। गिरते ही ये कई प्यालों में बदल गया और प्यालों की बरसात करने लगा। एक पल बाद जोरदार खड़खड़ के साथ फर्श पर उसी जैसे प्याले हर दिशा में लुढ़कने लगे, जिससे असली प्याले को खोजना असंभव हो गया। इसने मुझे जला दिया, हरमाइनी ने कराहते हुए कहा और अपनी जली हुई उंगलियां चूसी। उन्होंने बहुलों और ज्वलंत श्रापों को मिला दिया है, ग्रिपहुक ने कहा। तुम जिस भी चीज को छुओगे वह जलने लगेगी और कई गुना होने लगेगी, लेकिन नकली सामान बेकार है और अगर तुम उस कीमती चीज को पकड़े रहोगे तो अंततः चीजों के वजन से दबकर मर जाओगे। ठीक है, कुछ मत छूना, हैरी ने हताशा में कहा, लेकिन उसकी बात पूरी हुई ही थी कि संयोग से रॉन का पैर एक गिरे प्याले से टकरा गया, जिससे 20 और प्याले गिरने लगे। रॉन उसी जगह पर फुदकने लगा।
क्योंकि गर्म धातु के कारण उसके जूते का सामने वाला हिस्सा जलने लगा था। स्थिर खड़े रहो, हिलना मत, हरमाइनी ने रॉन को पकड़ते हुए कहा। बस चारों तरफ देखो, हैरी बोला। याद रखो, कप छोटा और सुनहरा है, इस पर एक बिज्जू उकेरा गया है, दो हैंडल है। अगर वह ना दिखे तो किसी चीज पर चील बनी होगी, जो चीलघात का प्रतीक है। उन्होंने अपनी छड़ियां हर कोने और दायरे की तरफ घुमाई और उसी जगह पर सावधानी से घूमे। इतनी छोटी जगह पर किसी चीज को छुए बिना इधर उधर घूमना असंभव था। हैरी ने जमीन पर बहुत से नकली गैलियनों की बौछार कर दी, जो प्यालों के ऊपर पहुंच गए। अब पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। चमकता सोना दहक रहा था, इसलिए तिजोरी अंगीठी की तरह तप रही थी। हैरी की छड़ी की रोशनी कवचों और पिशाचों के बनाए शिरस्त्राणों पर से गुजरी, जो छत तक ऊंची अलमारियों पर रखे थे। उसने रोशनी और ज्यादा ऊपर की, जब तक कि उसे वह चीज नहीं दिख गई जिससे उसका दिल धक रह गया और हाथ कांपने लगा। ये वहां है, वहां ऊपर। रॉन और हरमाइनी ने भी अपनी छड़ियां उस तरफ कर दी। छोटा सुनहरा कप तीन तरफ से आती रोशनी में चमकने लगा। वह कप जो कभी माया मेहनतकश का था, जो हेप्ज़िबा स्मिथ को विरासत में मिला था और जिससे उसे टॉम रिडल ने चुरा लिया था। रॉन ने पूछा, हम बिना किसी को छुए वहां तक कैसे पहुंचेंगे? आगमनों कप, हरमाइनी चिल्लाई, जो अपनी हताशा में वह बात भूल गई थी जो ग्रिफुक ने योजना बनाते समय उन्हें बताई थी। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, पिशाच गुर्राया। तो फिर क्या करें? हैरी ने गुस्से से पिशाच से पूछा। ग्रिपहुक, अगर तुम तलवार चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। जरा ठहरो, क्या मैं उसे तलवार से छू सकता हूँ? हरमाइनी, तलवार तो देना। हरमाइनी ने अपने दुशाले में हाथ डालकर बैग बाहर निकाला। कुछ पल तक टटोलने के बाद उसने चमकती तलवार निकाली। हैरी ने इसकी माणिकदार मूठ को पकड़ा और इसकी नोक पास की चांदी की सुराही से छुआई। सुराही कई गुनी नहीं हुई। काश मैं तलवार को हैंडल में डाल सकूं, लेकिन मैं इतनी ऊपर पहुंचूंगा कैसे? जिस अलमारी पर कप रखा था वह उसमें से किसी की भी पहुंच से दूर थी, सबसे लंबे रॉन की भी। जादुई खजाने से गर्मी की लपटें उठ रही थीं। हैरी के चेहरे और पीठ पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कब तक पहुंचने की तरकीब सोचने पर केंद्रित था। तभी उसे तिजोरी के दरवाजे के दूसरी ओर ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। झुनझुन यंत्र की आवाज अब भी लगातार तेज होती जा रही थी। अब वे सचमुच फंस चुके थे। दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था और उधर पिशाचों का झुंड आ रहा था। हैरी ने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दहशत थी। हरमाइनी, हैरी ने कहा जब रुनझुन यंत्र की आवाज ज्यादा तेज हो गई, मुझे वहां ऊपर पहुंचना होगा, हमें इसे नष्ट करना होगा। हरमाइनी ने अपनी छड़ी उठाकर हैरी की तरफ तानी और फुसफुसाई, उधर्वगामी। हवा में घुटनों से ऊपर उठते समय हैरी सूट ऑफ आर्मर से टकराया और इसके कई गर्म संस्करण प्रकट हो गए, जिससे ठसाठस भरी जगह पहले से ज्यादा भर गई। दर्द भरी चीखों के साथ रॉन, हरमाइनी और दोनों पिशाच कई चीजों से टकरा गए। वे चीजें भी कई गुनी होने लगी। अब वे गर्म खजाने में आधे दफन हो चुके थे। वे जूझे और चिल्लाए जब हैरी ने तलवार मेहनतकश के कप के हैंडल में घुसाई और उसकी धार पर जमा लिया। अप्रभावित हो, हरमाइनी गर्म धातु से अपनी, रॉन और पिशाचों की रक्षा करने की कोशिश में चीखी। फिर सबसे बुरी चीख आई। हैरी ने नीचे देखा। रॉन और हरमाइनी खजाने में कमर तक धंसे थे और बोगरोड को ऊपर उठते खजाने में धंसने से रोक रहे थे, लेकिन ग्रिप हुक ओझल हो चुका था और सिर्फ उसकी लंबी उंगलियां ही नजर आ रही थीं। हैरी ने ग्रिप हुक की उंगलियों को पकड़कर खींचा। जला हुआ पिशाच विलाप करते हुए धीरे धीरे ऊपर आया। अधोगामी, हैरी चिल्लाया और एक झटके के साथ वह और ग्रिप हुक उफनते खजाने की सतह पर आ गए और हैरी के हाथ से तलवार छूट गई। इसे पकड़ो, हैरी गर्म धातु से चमड़ी जलने के दर्द के बावजूद चिल्लाया। जलती हुई वस्तुओं से बचने के लिए ग्रिप हुक फिर उसके कंधों पर सवार हो गया। हैरी ने कहा, तलवार कहाँ है? इस पर कब था? दरवाजे की दूसरी तरफ रुनझुन यंत्र की आवाज अब कान फोड़ू हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। वहां, ग्रिपहुक ने इसे देख लिया था और फौरन इसकी तरफ छलांग लगा दी। उसी पल हैरी समझ गया कि पिशाच को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वे अपना वादा निभाएंगे। सोने की गर्म वस्तुओं के बीच गिरने से बचने के लिए ग्रिपहुक ने एक हाथ से हैरी के बाल कसकर पकड़ लिए और दूसरे हाथ से तलवार की मूठ पकड़कर उसे हैरी की पहुंच से दूर ऊपर उठा लिया। तलवार के हैंडल पर टिका सुनहरा कप हवा में उड़ने लगा। हालांकि पिशाच अब भी हैरी पर सवार था, लेकिन इसके बावजूद हैरी ने गोता लगाकर कप को पकड़ लिया। हालांकि कप के कारण उसकी चमड़ी जल रही थी, लेकिन उसने कप को नहीं छोड़ा। तब भी नहीं, जब मेहनतकश के अनगिनत कप उसकी मुट्ठी से निकले और उसके शरीर पर गिरने लगे। तभी तिजोरी का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। उसने खुद को तपते सोने और चांदी पर फिसलता हुआ पाया।
फिसलते हुए वह, रॉन और हरमाइनी बाहर के रास्ते तक पहुंच गए। उसके शरीर पर छाले और फोड़े हो चुके थे। उसे भयंकर दर्द हो रहा था। बहरहाल हैरी को इस बात की परवाह नहीं थी। अब भी कई गुना होते खजाने की बाढ़ में बहते हुए हैरी ने कप को अपनी जेब में रखा और तलवार को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रिपहुक जा चुका था। पहला मौका मिलते ही वह हैरी के कंधों पर से फिसला और तलवार लहराता हुआ पास खड़े पिशाचों के बीच भागा। वह चिल्लाता जा रहा था, चोर चोर, मदद करो चोर। वह सामने से आती भीड़ में गुम हो गया, जो सभी खंजर थामे थे और जिन्होंने कोई सवाल किए बिना उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। गर्म धातु पर फिसलता हैरी बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह जानता था कि बचने का इकलौता रास्ता संघर्ष करना है। स्तब्धो, वह गरजा। रॉन और हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया। लाल रोशनी की लपटें पिशाचों की भीड़ की तरफ उड़ी। कुछ पिशाच लुढ़क गए, लेकिन बाकी आगे बढ़ते रहे। हैरी ने देखा कि मोड़ पर कई जादूगर पहरेदार भी आ रहे थे। बंधा ड्रैगन गरजा और पिशाचों की तरफ आग उगलने लगा। जादूगर पहरेदार जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस भाग गए। अचानक हैरी के मन में एक प्रेरणा या पागलपन भरा विचार आया। उसने अपनी छड़ी उन मोटी जंजीरों की तरफ की जिनसे वह जानवर फर्श से गड़े खूंटों से बंधा था। हैरी जोर से चिल्लाया, विभक्तो! जंजीरें तेज धमाके के साथ टूट गईं। इस तरफ! हैरी चिल्लाया और आने वाले पिशाचों पर स्तब्धीकरण मंत्र मारते हुए अंधे ड्रैगन की तरफ भागा। हैरी, हैरी तुम क्या कर रहे हो? हरमाइनी चिल्लाई। ऊपर आओ, ऊपर चढ़ जाओ, जल्दी! ड्रैगन को यह एहसास ही नहीं हुआ कि अब वह आजाद है। हैरी उसकी पीठ पर चढ़ गया। ड्रैगन की खाल लोहे जितनी सख्त थी। उसे तो हैरी का वजन भी महसूस नहीं हुआ होगा। हैरी ने एक हाथ बढ़ाकर हरमाइनी को भी ऊपर खींच लिया। रॉन भी उनके पीछे चढ़ गया और इसके पल भर बाद ड्रैगन को एहसास हुआ कि वह आजाद हो चुका है। तेजी से गरजते हुए ड्रैगन झुका। हैरी ने अपने घुटने सटा लिए और तेजी से जकड़ लिए। जब पंख खुले और चीखते पिशाचों को कीड़े मकोड़े की तरह तितर बितर करते हुए ड्रैगन हवा में उड़ने लगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी इसकी पीठ पर पूरी तरह झुके हुए थे, लेकिन उनके शरीर के ऊपरी हिस्से छत से टकरा रहे थे। जब ड्रैगन गलियारे की तरफ बढ़ा तो पिशाच खंजर फेंकने लगे, लेकिन वे उसकी खाल से टकराकर गिर गए। हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसका शरीर बहुत बड़ा है। हरमाइनी चीखी, लेकिन ड्रैगन ने अपना मुंह खोलकर आग उगली। सुरंग में विस्फोट हो गया, जिससे छत और फर्श तड़क कर टूट गए। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ड्रैगन रास्ता बना रहा था। हैरी की आंखें गर्मी और धूल के कारण कसकर बंद थी। चट्टान के तड़कने और ड्रैगन के गरजने की आवाजों के कारण उसके कान के पर्दे फटे जा रहे थे। वह तो उसकी पीठ कसकर पकड़े था और किसी भी पल गिरने की उम्मीद कर रहा था। तभी उसने हरमाइनी को चिल्लाते सुना, विस्तारितो! हरमाइनी गलियारे के रास्ते को बड़ा करने में ड्रैगन की मदद कर रही थी। वह छत को चौड़ा कर रही थी। जब ड्रैगन चीखते और रुनझुन यंत्र बजाते पिशाचों से दूर ऊपर की तरफ ताजी हवा की तरफ उड़ने लगा। हैरी और रॉन ने हरमाइनी की नकल करके वही मंत्र दोहराया। मंत्रों से छत में विस्फोट हो गया। भूमिगत जल प्रपात पार करने पर गुर्राते भीमकाय जानवर को आजादी का पूरा एहसास हो गया। ड्रैगन की कांटेदार पूंछ पीछे लहरा रही थी। बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ ही छत से लटकते चूने के खंभे भी टूट गए थे। पिशाचों के रुनझुन यंत्र की आवाज अब काफी धीमी हो गई थी, जबकि ड्रैगन की आग के कारण आगे का रास्ता साफ नजर आ रहा था। आखिरकार उनके मंत्रों और ड्रैगन की अमानवीय शक्ति की बदौलत वे गलियारे से विस्फोट करते हुए संगमरमर के हॉल में पहुंच गए। वहां मौजूद जादूगर और पिशाच चिल्लाकर सुरक्षित जगह पर भागे। अंततः ड्रैगन को अपने पंख फैलाने की जगह मिल गई। उसने अपना सींगदार सिर बाहर की ठंडी हवा की ओर किया, जिसकी खुशबू उसे दरवाजे के पार से आ रही थी। पीठ पर सवार हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ वह उड़ने लगा। ड्रैगन ने जोरदार टक्कर मारकर धातु के दरवाजे को पार किया। छूमंतर गली में पहुंचकर ऊपर उड़ते समय हैरी ने देखा कि पीछे धातु के दरवाजे अपने चूलों पर झूल रहे थे।